चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के पहले यूनिट का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एस्थेटिक विद्युत। इसमें आपको कुल मिलाकर हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो 2 पार्ट है, हम लोग 4 पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी में बड़े बड़े पार्ट हैं और बड़े बड़े पाठों को एक साथ अध्ययन करने का डिमेरिट ये होता है कि शुरू से अंत तक जाते जाते शुरू वाला हम भूलते जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे खंड कर लेंगे ताकि ये भूलने वाली बीमारी न रहे। पता चला कि 1 महीना तक एक पार्ट चला गया तो जो पहला दिन पढ़े थे वो 30वां दिन जाकर भूल जाएंगे। तो इस वजह से हम लोग अपने एनसीईआरटी के इस 2 चैप्टर को 4 चैप्टर में बदलेंगे। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर उठाओगे, घर पर जाओगे तो उसमें गॉस थ्योरम इसमें नहीं लिखा गया, देख लो, और घर पे जाकर पलटोगे तो उसमें गॉस का प्रमेय भी है और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स भी है। वो टॉपिक हमने लिखा ही नहीं, क्योंकि हम अगला पार्ट गॉस थ्योरम ही बनाएंगे। तो गॉस से रिलेटेड कोई टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं। ये नहीं सोचना कि एनसीईआरटी में सर जी ने ये छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उस टॉपिक को हम लोग ब्रेक कर दिए, उसको 2 भागों में कर दिए। अभी जो हम लोग का पहला चैप्टर होगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें ये सारे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। ये मूल टॉपिक है। इनके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक है वो तो जब पढ़ेंगे उस समय आएंगे ही। मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसमें 19 से 18 टॉपिक है, ये 30 टॉपिक के आसपास जाएंगे। इतने टॉपिक हैं। सिलेबस लिखवाने का एक उद्देश्य होता है। पहला ये उद्देश्य होता है कि कभी कभी क्या होता है, पढ़ाते वक्त कुछ चीजें छूट जाती है, हम ये नहीं लिखेंगे तो वो पकड़ में नहीं आएगा। ये लिखवा दिए, हो सकता है हमसे कोई चीज छूटेगा तो कोई बच्चा कहेगा सर वो 5 नंबर टॉपिक आप अभी भूल गए हैं, वो नहीं लिखवाए हैं। तो पहला फायदा ये होता है। दूसरा फायदा तुम लोगों के लिए है, तुम लोग अभी इतना नहीं पढ़े हैं कि सामने वाले को पहचान पाओ, सामने वाले को पकड़ पाओ। एक्चुअली क्या होता है ना, टीचर लोग छोड़ छोड़ के पढ़ा, जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में टॉपिक को एकदम फुल स्टॉप नहीं, कॉमा दे करके हटा देते हैं। तो वो समस्या न रहे। टॉपिक सामने, घर पे जाकर किताब पलटोगे एनसीईआरटी की और पलट कर देखेंगे कहीं सर जी ने कोई टॉपिक तो नहीं छोड़ा, अपने आप पता चल जाएगा कि कुछ छूटा है कि कुछ ज़्यादा ही लिखे हैं। तो आपको सिलेबस से ज़्यादा है, उस टॉपिक आगे उस टॉपिक से संबंधित 4-4, 5-5 टॉपिक है, भले हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सब भी पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे पढ़ाने का यही सिद्धांत होता है कि अगर कहीं एक लाइन जानते हैं तो उस एक लाइन की हर शब्द की जानकारी हो। ये नहीं कि एक पेज पढ़ गए, उस पेज में एक लाइन की हमें जानकारी, एक शब्द भूल गए, वो पता नहीं वो शब्द क्या होता है। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, हम एक लाइन पढ़ें, एक पेज पढ़ें, उस एक पेज की हर लाइन की हर शब्द की जानकारी रखें। कोई हमसे कहीं से पूछे तो उस पेज के बारे में बता। किताब खत्म करने वाली पढ़ाई हम नहीं पढ़ाते और किसी को सलाह भी नहीं देते कि वैसी पढ़ाई करो। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले एस्थेटिक विद्युत, इस टॉपिक पर आते हैं। और बच्चा लोग इस भूमिका को आज समझना जरूरी है। ये नहीं समझोगे तो इलेक्ट्रिसिटी आज पहला दिन है और सबसे इंपॉर्टेंट डे है। ये नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में आगे चल के हम फंसेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में कहते हैं वैद्युतिकी। वैद्युतिकी है क्या, इलेक्ट्रिसिटी किसको कहेंगे, ये बात समझिए। वैद्युतिकी सबसे पहले, जैसे हम लोग पिछले पाठों में ऊष्मा पढ़े, ताप पढ़े, जनरल फिजिक्स पढ़े, ध्वनि पढ़े, ये सब क्या है, फिजिक्स के ब्रांचेज, शाखाएं। तो आज भी हम लोग एक फिजिक्स की नई शाखा का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युतिकी एक नई शाखा है फिजिक्स की जिसकी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो वैद्युतिकी में होता क्या, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कैसी शाखा है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन होता है। चलिए आवेश का तो पाठ ही ले लिए, तो आवेश के बारे में तो इसमें हम लोग जानेंगे, फिलहाल यूनिट जानते हैं। तो वैद्युतिकी क्या है, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन करते हैं। आवेश पर अभी हमारा, अब इस लाइन में आवेश अपरिचित है, बाकी सब तो इस लाइन में कोई समझाने वाला है नहीं। भौतिकी की वह शाखा, शाखा ब्रांच जिसके अंतर्गत कुछ चीज का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, आवेश का। दूसरी चीज वैद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ये है क्या, आवेश है क्या। अब उस मुद्दे पर भी आते हैं।
तो बच्चा लोग ये 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे कुछ नेचुरल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल पढ़े थे ना। तो ये नेचुरल चीज है, प्रकृति में उपस्थित, भले ये हम लोग बनाते हैं लेकिन प्रकृति से देखकर ही बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिलती है ना। हमने आकाश में बादलों को चमकते देखा तो उसने सोचा ये बिजली कहां से उत्पन्न हो रही है। उस थ्योरी को हमने अपने दैनिक जीवन में फॉलो किया और बिजली उत्पन्न कर ली। तो प्राकृतिक घटना है, उसको हमने कृत्रिम तरीकों से भी प्राप्त कर लिया है। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये कहीं ना कहीं वैद्युत ऊर्जा भी कहते हैं इसको। यह एक प्रकार की एनर्जी, 11th क्लास से हम लोग पढ़ाते आ रहे हैं कि कोई ब्रह्मांड में स्थित कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनती है। द्रव्य और ऊर्जा फिजिक्स में आ जाएगा, और द्रव्य या तो सजीव होगा या निर्जीव, सजीव होगा तो बायोलॉजी या निर्जीव होगा तो केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजें आ जाती हैं। और गणित साइंस की ही एक शाखा है, गणित अलग कोई ब्रांच नहीं, ये भी जानो। इन तीनों ब्रांचों की कैलकुलेशनों को हल करने के लिए एक नई शाखा की रचना की गई है, गणित। तो गणित विज्ञान की ही एक शाखा है, अलग से गणित नहीं होता है। तो ये हमारा कैलकुलेशन है कि कोई पदार्थ में ऊर्जा है तो ऊर्जा कहीं भी ऊर्जा है भाई, ये ध्यान देना एक चीज को। फिजिक्स में ऊर्जा का ही अध्ययन करना है। तो विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे उत्पन्न हुई ये बात समझना है। एक्चुअली जब हमने प्रकृति से ही देखा ना, तो प्रकृति में क्या हुआ, जब दो बादल चलते हुए, गति करते हुए जब आकर एक दूसरे से मिलते हैं, रगड़ते हैं, उनके बीच में रबिंग होती है, घर्षण होता है, तो वहां पर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। ध्यान देना मेरी बात को। जब दो वस्तुएं, और ये नहीं हम कह रहे हैं कि कोई भी दो वस्तु नहीं, सबके अपने अपने गुण हैं। दो निश्चित गुण मिले, जैसे आप केमिस्ट्री में H2O पढ़ते हो, तो H2O कोई भी दो तत्वों को मिलाने से बन जाएगा नहीं, ये तो हमने पढ़ा। H और O एक निश्चित मात्रा में मिले तब H2O का निर्माण होगा, सही बात है ना। उसी तरह से हमने कहा कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, घर्षण करती हैं, तो यहां यह कदापि अर्थ नहीं लगाइएगा कि कोई भी दो वस्तु होनी चाहिए। दो विशिष्ट वस्तुएं होती, जानेंगे आगे कौन दो विशिष्ट वस्तु, उनमें क्या गुण होने चाहिए। यहां दो बादल आपस में टकराए, जो हमने देखा, किसी ऑब्जर्वर ने देखा कि दो बादल आपस में टकरा रहे हैं, तो टकरा रहे तो उनके बीच क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। और घर्षण से वहां एक स्पेसिफिक गुण, एक विशिष्ट गुण की उत्पत्ति हुई। जब दो वस्तुओं के बीच में, विशिष्ट वस्तुओं के बीच में घर्षण होती है, तो उन वस्तुओं में एक गुण अपने आप उत्पन्न हो जाता है। यही गुण आवेश है, यही गुण आवेश है। क्योंकि हमने इस ब्रांच वैद्युतिकी में क्या कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश हो। तो आवेश क्या है वो हम जान रहे थे। हमने प्रकृति में देखा बादल टकरा रहे हैं, उनके बीच घर्षण हो रही है। हम अपने दैनिक जीवन में चले प्लास्टिक की कंघी ले ले, बालों से घर्षण कराएं, अब देखो उसमें भी कुछ गुण उत्पन्न, कंघी सामान्य थी, इसमें कोई गुण नहीं था, लेकिन जैसे ही बालों से हमने रगड़ा, इसमें कोई गुण आ गया। क्या गुण आया, हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग ये प्रयोग करते थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओ, ये कंघी, अगर लोहे की कंघी से ये प्रयोग करते तो नहीं होता है, नहीं होता है। इसका मतलब हमारे शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, कोई विशिष्ट वस्तुओं के बीच ही घर्षण होनी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कोई किसी के साथ करे तो ये गुण उत्पन्न नहीं कर सकते आप। विशिष्ट वस्तुओं के बीच में घर्षण होगा तो ही ये गुण उत्पन्न होगा, और इस गुण का नाम हम लोगों ने क्या रखा, आवेश। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके आ जाने से उस वस्तु पर कुछ प्रभाव, विद्युत के कुछ लक्षण दिखने लगते। कौन सा लक्षण, आकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, चटचटाहट होना, स्पार्किंग करना जिसको आप कहते हो, आकर्षित करना, प्रतिकर्षित करना, आवाज उत्पन्न होना, चटचटाहट की आवाज उत्पन्न होना, स्पार्किंग होना, ये सब क्या है,
विद्युत के लक्षण। कहीं स्पार्किंग हो रहा है तो कहते देखो वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया है। तो किसी वस्तु में ये गुण आ जाए, आवेश वाला गुण आ जाए, तो कहते हैं साइंस की भाषा में कि वह वस्तु वैद्युतमय हो गई। मतलब उस वस्तु में विद्युत के कुछ लक्षण उत्पन्न हो गए। कौन कौन से लक्षण? जो अभी हम लोग जानते हैं, अभी आगे भी बहुत पढ़ेंगे बहुत सारे लक्षण, वो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमें जानकारी है कि इलेक्ट्रिसिटी में किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित हो रहा हो तो वहां आकर्षण प्रतिकर्षण भी होता है, चमचमाहट भी उत्पन्न होती है। बादल टकराते हैं तो क्या होता है? चमचमाहट, जिसको आप बोलचाल भी की भाषा में कहते हैं लुत्ती फेंकना, भोजपुरी की भाषा में लुत्ती फेंक रहा है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डिफ्यूज होना, साइंस की भाषा में विद्युत विसर्जन होना। उसको क्या कहते हैं? विद्युत विसर्जन। आप लोग कहते हो लुत्ती फेंकना। चलिए, बोलचाल की भाषा अलग होती है और साइंस की भाषा अलग होगी। तो इलेक्ट्रिक डिफ्यूज होता है कब होगा? जब आवेश आ जाएगा, किसी वस्तु पर आवेश आ जाएगा। और आवेश आने का कारण क्या था बच्चों? घर्षण। ये घर्षण से उत्पन्न। और भी तरीके हैं आवेश लाने के, हम ये नहीं करें, और भी तरीके हैं आवेश, किसी वस्तु पर आवेश लाने का। लेकिन जो हमने देखा, क्या देखा हमने? बादल आपस में टकरा रहे थे, घर्षण कर रहे थे। तो वहां से ये उत्पत्ति हुई घर्षण से, कि जब दो विशिष्ट वस्तुएं आपस में टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप उन वस्तुओं में एक स्पेशल गुण आ जाता है, जिसका नाम क्या है? आवेश। क्लियर हुआ? आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके आ जाने से वह वस्तु विद्युतमय हो जाती है। उस वस्तु में विद्युत के कुछ लक्षण आ जाते हैं। जैसे प्लास्टिक की कंघी पर हम ही लोग बैठ जाएं और पीछे से कहते गमछा से तुम घर्षण करो पीछे से। बच्चे बचपन में हम लोग किए हुए हैं। पैर कुर्सी पर, पैर धरती से संपर्क में नहीं होना चाहिए, कुर्सी के ऊपर रखे हुए हैं, और तब जाकर उसको छुओ, चटाक से मारेगा। किए हो एक्सपेरिमेंट? नहीं किए? सब बच्चे किए होंगे। हाँ, टेस्टरों लगा कर देखते हैं, करंट आ गया है तब तो पावर हाउस हो गया। नहीं ना, बल्ब एक तारिश में, एक तारिश में, एक तारिश में, एक तारिश में नहीं। अब बल्ब जला दो, जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? जब आवेश आ गया है और विद्युत आवेश के कारण ही होता है तो बल्ब क्यों नहीं जलेगा? जलना चाहिए, जल जाएगा। सप्लाई कटवा दो बिजली का आज, खुद दरवाजे पर बैठ कर पावर हाउस 2 किलोवाट वाला नहीं आएगा। जानेंगे ये पूरी डिटेल से, नहीं हो सकता वो। क्योंकि अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युतिकी की 2 भागों में बांटने जा रहे हैं। हमने वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी की परिभाषा क्या बताई आपको? विज्ञान भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आवेश भी बता दिया आवेश क्या है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी को, वैद्युतिकी को 2 भागों में बांटने जा रहे हैं। पहला भाग एस्थेटिक विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एस्थेटिक मतलब स्थिर, विराम, विद्युत आवेश, विद्युत मतलब आवेश। और दूसरा होगा यूनिट नंबर 2। दूसरे यूनिट में जब जाएंगे, इस यूनिट में 4 चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो यूनिट नंबर 2 में जाएंगे, और यूनिट नंबर 2 होगा धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यह स्थिर विद्युत है। स्थिर मतलब रुका हुआ, विरामावस्था। और धारा मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, वैद्युतिकी में आवेश का ही अध्ययन करते हैं ना, लेकिन इस वैद्युतिकी में उन आवेशों का अध्ययन करेंगे जो बिंदुवत रहेंगे, विरामावस्था में रहेंगे। नाम से भी पता चल रहा है, एस्थेटिक विद्युत, स्थिर विद्युत। विद्युत स्थिर रहने वाला है, आवेश स्थिर होने वाला है। तो इसकी परिभाषा क्या देंगे? वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का विरामावस्था में अध्ययन करेंगे, या विरामावस्था में स्थित आवेशों का अध्ययन करेंगे।
मतलब इसमें आवेश गति नहीं करेंगे। अब दिमाग में ये बात बैठा लेना है, कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होना चाहिए जिसमें आवेश मूव करे। उसका जवाब इस यूनिट में मिलेगा ही नहीं, उसका जवाब अगले यूनिट में मिलेगा, धारा विद्युत। अच्छा, धारा विद्युत और विद्युत धारा एक ही है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अच्छे को कंफ्यूजन पैदा करता है कि सर कुमार विश्वास और विश्वास कुमार, स्टाइल है, नाम के आगे कुमार लगवा दिए, कुमार गौरव, गौरव कुमार, है ना? ऐसे तो विद्युत धारा और धारा विद्युत एक ही है? नहीं। अभी हमने धारा विद्युत आपको क्या बताया? शाखा। क्या बताया? और 10वां क्लास में आपने पढ़ा विद्युत धारा एम्पियर में मापते, भौतिक राशि है। तो ये तो पता चला विद्युत धारा मतलब धारा, जो शॉर्टकट में धारा कहते हो, विद्युत इस परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है, वह इलेक्ट्रिसिटी है। तो विद्युत धारा एक भौतिक राशि है, एम्पियर में मापते हो, और धारा विद्युत, एस्थेटिक विद्युत क्या है? शाखा है। एस्थेटिक विद्युत में उन आवेशों का अध्ययन करेंगे और धारा विद्युत में उन आवेशों का अध्ययन करेंगे जो, तो बल्ब तभी जलेगा जब धारा मतलब गतिमान आवेश। तो हमारे शरीर में आवेश तो आ जाता है लेकिन वो गति नहीं करता, तो इससे बल्ब कभी नहीं जल सकता। हाँ, धारा विद्युत जब रहे ना, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा आवेशों की गतिमान अवस्था को कहते हैं। विद्युत धारा की एक नई परिभाषा जानो, आवेशों की गतिमान अवस्था, कहीं पर आवेश गति कर रहे हो वो कहते हैं कि वहां विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा एम्पियर में, है ना? तो आवेश गति करेंगे तभी विद्युत धारा होगा, जब विद्युत धारा होगा तभी ये बल्ब या पंखा चलेगा। एस्थेटिक विद्युत से नहीं होता, एस्थेटिक विद्युत अलग गुण है। उस एस्थेटिक विद्युत का भी उपयोग बताते हैं। विद्युत धारा का तो उपयोग जान गए, लेकिन इसका उपयोग, पंखे का कंडेंसर देखे हो, उसका जब दुकान से हम खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से कहते चेक करके दो कहीं खराब तो नहीं है। वो कैसे चेक करता है? दोनों तार कनेक्ट करता है, कनेक्ट किया तो उसमें धारा का प्रवाह होने लगा ना बच्चों, वो निकाल लिया, अब तो धारा नहीं है ना, अब धारा प्रवाहित हो रही है नहीं, निकाल लिया है, तब दोनों तारों को टच कराता है, तब तो हटा लिया, तब तो स्थिर हो गए, अब तो आवेश गति कर नहीं रहे। एस्थेटिक विद्युत मतलब वो कंडेंसर एस्थेटिक विद्युत का चीज है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्या होता है? उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। मरकरी का चौक, मरकरी देखा है? उसमें एक चौक इतनी बड़ी सी लगती है ना? उस चौक का भी यही काम है, तारों को टच करा दो, हटा दो, मरकरी जल गया तो उसका काम खत्म है, बस जलाने भर, है ना? पढ़ेंगे बाबू, ये सब सिलेबस का चीज है, बाहर का चीज नहीं। ये कंडेंसर एक पाठे है, पंखे का कंडेंसर हिंदी में कहते हैं संधारित्र, चैप्टर है। ये क्या है? किस सिद्धांत पर काम करता है, कितने तरीकों से होता है, इसका बनावट, सिद्धांत, क्रिया विधि, सब एक पूरा चैप्टर विधिवत पढ़ना है। तो यह इलेक्ट्रिसिटी में किस शाखा का ब्रांच चीज होगा? एस्थेटिक, क्योंकि इसको हमने तार कनेक्शन से हटा दिया था और तब भी ऐसे कराया था, तो क्या लुत्ती फेंका? तो हमने अभी बताया था लुत्ती फेंका इसका मतलब आवेश है। क्या है? और वो आवेश गतिमान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कनेक्शन हमने कहीं विद्युत का स्रोत है नहीं। वह कैसा आवेश है? स्थिर आवेश है। तो वह जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, उसको आप कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर नहीं होता, उसका नाम कैपेसिटर है, हिंदी में संधारित्र, उस पर देखेगा अभी तो लिखा है कैपेसिटर, कंडेंसर नहीं लिखा होता है। तो वह स्थैतिक विद्युत का ही घटक होगा, इसी ब्रांच से जुड़ा हुआ होगा। हमने अपने शरीर में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर पीछे से घर्षण कराया, हमारे शरीर पर भी आवेश उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे शरीर में विद्युत के कुछ लक्षण आ रहे हैं, आ जाते हैं। प्लास्टिक की कंघी को हमने बालों से रगड़ा, उसमें भी विद्युत का कुछ लक्षण दिखाई दिया, तो हमने क्या कहा कि इस प्लास्टिक की कंघी पर आवेश आ गया है।
शुरू में आवेश आने का एकमात्र कारण घर्षण ही माना गया था, लेकिन रिसर्च बताते हैं कि घर्षण के अतिरिक्त कुछ और तरीके हैं। जानेंगे हम उन तरीकों को। सिलेबस में देखो ये चीजें छूटा हुआ है। आवेशन और आवेशन की विधियां। तो बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। किसी वस्तु पर आवेश कैसे आए और कितने तरीकों से आए वो भी हमें पढ़ना है। तो आवेश जान गए। आवेश कितने प्रकार के हों, आवेश कितने प्रकार के हों अब ये समझते हैं। तो आप किताब में पढ़िएगा तो कहो सर धन आवेश ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसकी पूरी कहानी समझ लीजिए और बात समझिएगा। फिजिक्स यही से शुरू होता है। फिजिक्स रट्टा मारने की चीज नहीं है। जितना समझिएगा उतना आसान नजर आएगा, और दिमाग का उपयोग कम कीजिएगा तो फिजिक्स बड़ा कठिन नजर आएगा। एक अमेरिका का वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने कुछ प्रयोग किए, कुछ रिसर्च किया उसने। उसने क्या प्रयोग किया? अब ये नहीं पूछना क्यों लिया, कैसे लिया, भाई हमने तो लिया नहीं था। उसने क्या, कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, रेशम से रगड़ा था। कांच की छड़ ले लिया, कुछ 5-10 कांच की छड़े ले ली और उसको रेशम से रगड़ा। मन में कुछ आया होगा, हमने रगड़ा मतलब घर्षण कराया। विद्युत का आवेश उत्पन्न होने का पहला यही तो स्रोत था। बाद में कुछ और तरीके भी उत्पन्न हुए। और एबोनाइट की कुछ छड़ों को, एबोनाइट भी कांच जैसा एक मटेरियल है, पदार्थ है, कांच जैसा ही होता है लेकिन अलग है। एबोनाइट की कुछ छड़ों को अपने पालतू बिल्ली से रगड़ दिया। उसके घर में एक पालतू बिल्ली थी, उस बिल्ली से रगड़ लिया, उसकी खाल से, चमड़ा से रगड़ दिया। रगड़ने से पहले कांच की जो उसने 2-4-10 छड़ें ली थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, उनमें कोई प्रभाव, कोई लक्षण, कोई गुण, कोई अवगुण नहीं था। एबोनाइट की छड़ों में भी कुछ नहीं था। कांच और एबोनाइट को एक दूसरे से मिला दो तो भी कोई प्रभाव नजर नहीं आया, वो सामान्य थे, बिल्कुल सामान्य, जैसे हमारे दैनिक जीवन में होता है। लेकिन जब कांच की छड़ों को उसने रेशम से रगड़ दिया तब ये कांच की छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, एक दूसरे से दूर भागने लगी। जो 10 छड़ें ली थी कांच की, रगड़ने के बाद, रेशम से रगड़ने के बाद अब ये दोनों एक दूसरे को, तो कुछ तो गुण अब इनमें आ गया घर्षण कराने के बाद। दूसरी बात, एबोनाइट की छड़ों को किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से, अपने घर की पालतू बिल्ली के स्किन से रगड़ दिया, चमड़ा से रगड़ दिया। अब ये एबोनाइट की छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। तब आप सोचते, आवेश तो आ गया ना, आकर्षित प्रतिकर्षित करने का गुण आवेश का ही गुण होता है। ये भी आवेश तरीका, इस पर आवेश आ गया। तो दोनों समान प्रकार के आवेश हैं। कहोगे सर कांच की 2 छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, एबोनाइट की 2 छड़ें भी, ये दोनों सेम एक जैसा तो है, बिल्कुल। लेकिन जब कांच और एबोनाइट को पास में लाया गया तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर गई। अगर ये दोनों एक प्रकार की होती तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती। आप कहोगे सर कांच की 2 छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी और एबोनाइट की 2 छड़ें भी एक दूसरे को, मतलब जो कांच पर है वही एबोनाइट पर है, जो कांच पर है वही एबोनाइट पर भी गुण है। अगर दोनों पर समान गुण होता तो दोनों को पास में लाते तो ये भी प्रतिकर्षित करती, जैसे कांच की 2 छड़ें एक दूसरे से करती है, एबोनाइट की 2 छड़ें एक दूसरे से कर रही थी। लेकिन यहां तो उल्टा हो गया, कांच और एबोनाइट एक दूसरे को। अब हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि वो कांच की छड़ों पर अलग किस्म का आवेश था और एबोनाइट की छड़ों पर अलग, तभी तो यहां पर अलग बिहेवियर हमको नजर आया। अगर दोनों पर समान होता तो समान बिहेवियर नजर आता, लेकिन यहां तो अपोजिट बिहेवियर हो गया, बिल्कुल उसका व्यवहार उल्टा नजर आया। तो इस आधार पर फ्रैंकलिन ने कहा
कि कांच पर जो आवेश है वह अलग प्रकार का है और एबोनाइट पर जो आवेश है वह अलग प्रकार का। दोनों समान प्रकार के तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समान प्रकार के होते तो उनका लक्षण भी समान प्रकार का नजर आता। और उसने कहा कि कांच की जो छड़ पर आवेश है वह धन आवेश है और एबोनाइट की पर जो आवेश है वह ऋण आवेश। अब सवाल यहां यह है कि किस वस्तु को हम धनावेश कहेंगे, किस वस्तु को ऋणावेश कहेंगे। उसने फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ पर कहा धनावेश है और एबोनाइट की छड़ पर कहा ऋणावेश। ये किस आधार पर कहा होगा? हम कैसे माने कि किस वस्तु पर धनावेश आएगा, किस वस्तु पर ऋणावेश? हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसके बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। कौन सी वस्तु धनावेशित होती है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। अगर वह प्रोटॉन का त्याग करे तो प्रोटॉन का त्याग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाभिक में रहता है। नाभिक में रहने से क्या होता है? नाभिक में रहने से बहुत टाइटली मतलब से क्लोजली पैक रहता है। वो लोग एक दूसरे को मतलब क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष निकल नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता? क्यों नहीं निकल सकता? हाँ, हमने कहीं पढ़ा है कि आदान, एक मिनट, छोटा छोटा प्रश्न है। बोले नहीं कि एक लाइन पढ़ो, एक लाइन का हर शब्द की जानकारी रखो। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कहीं का हो। नाभिक में प्रोटॉन उदासीन हो जाता है। अच्छा, नाभिक उदासीन होता है। कौन पढ़ा है तुमको? नाभिक उदासीन कहीं पढ़े हो जी? नाभिक पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ना। ये कह रहा है उदासीन होता है। नहीं, चलिए हम बताते, जानते होंगे, जरूर पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो। हमारा सवाल ये है कि केमिस्ट्री में भी हम लोग कहीं पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है। रासायनिक बंध बना रहे तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, वह कुछ इलेक्ट्रॉन लिया। सवाल ये है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्यों नहीं? उनके साथ अन्याय क्यों? उनके लिए भी तो कोई आवाज उठाओ। आंदोलन का दौर चल रहा है। तो चलो, न्यूट्रॉन तो मान लिए उदासीन है। सर उसको क्या करिएगा? वो तो आवेशहीन है, उस पर कोई आवेश ही नहीं है, उसको आदान प्रदान करके क्या आपको फायदा होगा? चलिए ये मान लिया हमने, न्यूट्रॉन को निकाल दीजिए। लेकिन प्रोटॉन तो धनावेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, प्रोटॉनों का नहीं। आदान प्रदान का मतलब समझते हो? इसमें से निकालकर और उसमें से निकालकर। जो निकल सके उसी को नहीं निकाल सकते हो, और जो निकल ही नहीं सकता, नानी याद आ जाए निकालने में, कहोगे सर उसको छोड़ दीजिए, नहीं निकल रहा है, बड़ा परेशान करता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं किसी परमाणु में? नाभिक के बाहर कुछ कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। और प्रोटॉन होते हैं नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर होते हैं तो उन पर अलग बल लगता है, और इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है, इस पर अलग बल लगता है। कक्षा में इस पर कल विशेष चर्चा करेंगे, जब नियम पढ़ा लेंगे कूलम का नियम ना, तब इस बात की और व्याख्या करेंगे। तो जो नाभिक के अंदर है उन पर नाभिकीय बल। बच्चा लोग, ब्रह्मांड का सबसे प्रबल आकर्षण का बल होता है नाभिकीय बल। इससे पार पाना बड़ा कठिन है, अपनी औकात नहीं है कि उससे पार पा ले। लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि यह नहीं निकलता है, निकलता है। परमाणु विस्फोट होता है तो नाभिक का विखंडन पढ़े होगे ना, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। ये भी है, ये नहीं कहा कि नहीं होता, लेकिन ये टेक्नोलॉजी विश्व के कुछ चुनिंदा देशों के पास है। मतलब ये बहुत एक कठिन प्रक्रिया है। और आसान प्रक्रिया क्या है? ऐसे लोहे के प्लेट को धूप में रखो, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को निकालना चुटकियों का खेल है। कोई बच्चा भी, 1 क्लास का बच्चा भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। और प्रोटॉन निकालना एक बहुत जटिल प्रक्रिया। विश्व के चुनिंदा देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी है। भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है, परमाणु बम हमने भी बनाया है। तो इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकालना बहुत सरल है। कैसे, क्यों, ये कल और इस पर चर्चा करेंगे, अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। तो कहां थे? हाँ, हम क्वेश्चन ये था कि एबोनाइट और कांच की छड़ पर फ्रैंकलिन ने किस आधार पर कहा कि कांच पॉजिटिव चार्ज
एबोनाइट। तो उसका एक सीधा सा तात्पर्य है कि इनमें से रगड़ने से, जब दो पदार्थों को हमने रगड़ा तो रगड़ने से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन लेता है। जो दिया और जो लिया होगा, इस आधार पर फ्रैंकलिन ने कहा कि कांच दे रहा है तो कांच पॉजिटिव चार्ज, धनावेश, और एबोनाइट लिया है तो एबोनाइट को, अब कितना दिया कितना लिया ये भी हम लोग निकालेंगे। ये कहने से नहीं होगा दे दिया, दिया तो कहो कितना दिया, कैसे निकालेंगे? और उसने लिया कितना लिया, ये भी निकालेंगे। हमारे सिलेबस का चीज है, ये पढ़ेंगे कितना आदान प्रदान होता है, इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। आज के क्लास में 1 मिनट, आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके आ जाने से वह पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, अर्थात उस पदार्थ में कुछ विद्युत के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और आवेश कितने प्रकार के? फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग धन आवेश, ऋण आवेश। सही है। अब कल आवेशों के गुण को जानेंगे, आवेश के गुण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है।